हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम लोग साइंस के टॉपिक पे बात करेंगे। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ये क्लास 9 का चैप्टर बल तथा गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का है वहाँ का पार्ट। तो बेसिकली जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट 9th क्लास में करेंगे, अगर आप लोग को मेरा समझाने का तरीका कुछ अच्छा लगता है तो हम चैप्टर बाई चैप्टर एनसीईआरटी 9th क्लास का और 10th क्लास का साइंस प्लस मैथ का वीडियो लेकर के आएंगे। तो पहले अभी हम लोग जी और कैपिटल जी में कुछ बातें करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कैपिटल जी होता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, यानी कि जो दो ग्रहों या दो पिंडों के बीच जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे हम लोग उस आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ना तो वो उससे दूर जाते हैं ना ही उसके नजदीक, यानी कि एक बैलेंस मात्रा में उस बैलेंस फोर्स लगता है उसके बीच, ना वो खींचते हैं उसे ना उससे दूर जा पाता है। तो ये एक बैलेंसिंग फोर्स है जो कि गुरुत्वाकर्षण, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये सभी जगह पे समान मात्रा पे लगते हैं, जिसका जी का मान होता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन सब चीज़ों को हम डिटेल से क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ेंगे साइंस में, कैसे ये सब होता है। फिलहाल अभी यहाँ पे उतना डिटेल्स अभी यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं हो सकता, इसको चैप्टर वाइज करेंगे हम लोग प्रूफ। तो जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G × m1m2/r², जहाँ पे G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कांस्टेंट है, जो कि हर जगह पे समान मात्रा पे ये बल लगता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके G का मान हम लोग निकाले F(r²/m1 × m2), जहाँ पे m1 और m2 दो अलग अलग पिंड हो सकते हैं, दो अलग अलग वस्तु के बीच का द्रव्यमान है। तो F, अब इसका यूनिट लिखना है तो यूनिट क्या होगा, F यानी बल का यूनिट होता है न्यूटन। आर हमारा यहाँ पे रेडियस है, त्रिज्या, यानी दोनों वस्तुओं या दोनों पिंडों के बीच की दूरी, केंद्र से दोनों के बीच की दूरी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा अगर पृथ्वी है तो इसको हम लोग एम कहेंगे, मास ऑफ अर्थ है ये। और ये इसका सेंटर से एक वस्तु ऊपर है जो कि पृथ्वी पर ही इसको गिरना है, तो इस वस्तु को हम एमओ नाम दिए, मतलब ऑब्जेक्ट का मास हुआ ये। अब ये वस्तु पृथ्वी की ओर गिरेगी, तो इसका कारण ये है कि दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पृथ्वी एक बड़ा पिंड है, पृथ्वी को तो ये आकर्षित नहीं कर पाएगा, इसलिए छोटा वस्तु पृथ्वी की ओर ही गिरेगा। पृथ्वी की ओर गिरेगा तो इसके सेंटर से ये बल लग रहा है, पृथ्वी के सेंटर से, तो ये सेंटर पे तो नहीं जाएगा क्योंकि पृथ्वी के सतह पे ही कहीं जाके रुक जाएगा। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी हम लोग पृथ्वी के ऊपर चल पा रहे हैं, हम लोग सभी वस्तु पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो 100 किलोमीटर से समझिए कि स्पेस स्टार्ट हो जाता है, यानी 100 किलोमीटर से ऊपर अगर हम जाते हैं तो पृथ्वी का जो खींचने का क्षमता है वो पृथ्वी उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को नहीं खींच पाएगी, तो जिस कारण से वो वस्तु स्पेस में चले जाएगा और वहीं पे वो रह जाएगा फिक्स है। तो जिस गति से गया है उसी गति से रह जाएगा, जब तक वो किसी अन्य चीज से ना टकरा जाए तब तक उसका गति कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है इतना? तो अभी हम लोग समझते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ये हर जगह पे इक्वल है। खैर, इस सबको डिटेल से हम लोग क्लास के चैप्टर में समझेंगे सही से, अभी आप बस ऐसे शॉर्ट वे में देखिए अभी। और जो स्मॉल जी जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर या किसी अन्य पिंड की ओर गतिशील होता है तो वो एक कांस्टेंट त्वरण से, मतलब एक निश्चित त्वरण से उसके पृथ्वी की ओर या किसी अन्य पिंड की ओर जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होगा, खींचने की क्षमता ज़्यादा होगा, तो वो अपने से छोटे वाले ऑब्जेक्ट को खींच लेगा। तो इसके पीछे उन दोनों का द्रव्यमान भी डिपेंड करता है और उसका जो है कि रेडियस, डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही किसी वस्तु में जो त्वरण आता है वो पृथ्वी की ओर गतिशील जो होते हैं, जिस गति से होते हैं वो एक निश्चित गति है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कोई वस्तु अगर 10 मीटर, कोई वस्तु अगर ऊपर से पृथ्वी की तरफ गिराया जाए तो 1 सेकंड में जो उसका प्रारंभिक चाल होगा वो अगर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गिरना शुरू हुआ, अगले ही सेकंड में उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाल 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले तीसरे सेकंड में उसका स्पीड हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो जाएगा, चौथे सेकंड में उसका हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। इस तरह से उसका जो चाल है पृथ्वी की ओर गिरते समय लगातार 10-10 के अंतराल में बढ़ते जाएगा। ये एक लगभग 10 लिए हैं, 9.8 एक्चुअल होता है। इसी त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरेगा और इसको समान त्वरण कहेंगे क्योंकि हर सेकंड जो उसका स्पीड है उसमें एक कांस्टेंट वृद्धि हो रहा है, कांस्टेंट उसका इंक्रीज हो रहा है, उसका वेलोसिटी। ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी 10 का था तो फिर 12 का हो गया या 25 का हो गया 1 सेकंड के बाद, ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं तो ये एक असमान त्वरण होता है। ये समान त्वरण से गिर रहा है इसलिए इसको कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। तो समान त्वरण से ये पृथ्वी की ओर गिरता है, इसको हम लोग गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब सभी ग्रह का अपना अपना गुरुत्व त्वरण हो सकता है, किसी का गुरुत्वाकर्षण फील्ड ज़्यादा बड़ा होगा तो
वहाँ का गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी उससे अधिक होगा, उससे ज़्यादा तेज गति से गिरेगा, क्योंकि वो बड़ा पिंड है, ज़्यादा बल लगाएगा, तेजी से खींचेगा। पृथ्वी के लिए ये बात फिक्स है कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ही किसी चीज़ को अपनी ओर खींचेगा। हाँ, अपने से छोटे ऑब्जेक्ट को, पृथ्वी से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका ग्रेविटी बड़ा होगा, ग्रेविटी जब ज़्यादा होगा तो वो पृथ्वी को ही खींच लेगा। ठीक है, जैसे कि सूर्य एग्जाम्पल है। अब सूर्य तो सबसे बड़ा है, जिसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य में 13 लाख या फिर कुछ ऐसे है ना, जैसे कि सूर्य में 13 लाख पृथ्वी। यहाँ पे हम फिलहाल के लिए इसको समझते हैं, ये सन है, ये इसका ऑर्बिट है। तीसरा में बुध शुक्र, तीसरे में ही आता है पृथ्वी। इसके पहले शुक्र है, उसके बाद मंगल आएगा, मंगल बड़ा है पृथ्वी से। तो अब जो सूर्य है यहाँ पे, इसका गुरुत्वाकर्षण तो सबसे बड़ा है, जितने भी ग्रह हैं सबसे बड़ा है। इसको सूर्य में सब समा जाना चाहिए, सबको खींच लेना चाहिए, पर ये खींच क्यों नहीं पाता है? क्योंकि एक ये निश्चित डिस्टेंस पे है, एक ऐसा डिस्टेंस पे, जैसे कि अगर हम 2 मैग्नेट रखते हैं, एक मैग्नेट यहाँ है, एक मैग्नेट यहाँ रखे हैं। अगर ये मैग्नेट को हम नजदीक लेकर के आगे, एक मैग्नेट का जो इसका जो फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो यहाँ तक है, सपोज दैट इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है। अब अगर एक ऐसे डिस्टेंस पे रख देंगे इसको कि जहाँ पर आकर के ये ना तो एक दूसरे को खींच पाएगा और ना ही एक दूसरे से दूर जा पाएगा। एक इस जगह पे एक सेंटर ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ना तो ये आकर्षित करेगा ना तो खींचेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इस ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लाते हैं तो ये मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। अगर इसका पोल अपोजिट है तो आकर्षित कर लेगा। इसी प्रकार से जो है सभी ग्रह एक निश्चित डिस्टेंस पे हैं सन से, जिस वजह से ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। हालांकि सन आकर्षित करता लेकिन नहीं कर पाएगा, फिक्स डिस्टेंस पे है। तो सूरज, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगा पाते हैं। और ये एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो इसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल भी कहेंगे। अभी एक अलग चीज है, अभिकेंद्रीय बल के विषय में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे एक धागे से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर घुमाते हैं तो वो इस तरह से चारों तरफ घूमेगा। अब धागा ने इसको अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ खींच रखा है, धागा ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रखा है, और ये ऑब्जेक्ट हर एक पॉइंट पे बाहर की तरफ जाना चाहेगा। कभी इस जगह पे आएगा, इधर ये जाना चाहेगा, यानी ये बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट बल लगाएगा। और जो धागा है जिसे हम सेंटर पे घुमा रहे हैं, ये धागा वस्तु को अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ खींचेगा। तो ये बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और जो बाहर की तरफ जो बल लगा रहा है इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम चैप्टर में ही इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे कि जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जिसका की यूनिट होता है केजी, ये कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं। और जो हमारा होता है वेट, WEIGHT, वेट जो होता है यानी वजन, जिसको भार कहते हैं, ये न्यूटन में होता है। ये सब कैसे काम करता है। और वेट मशीन जो हमें किसी चीज को माप के बताता है कि इतना केजी है, एक्चुअल में वो पहले केजी में तो नहीं, वो पहले न्यूटन में चीजों को कैलकुलेट करता है, उसके बाद केजी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग पहले इसको डिटेल में समझते हैं क्या। तो हम लोग बेसिकली कैपिटल जी, स्मॉल जी, इसका जो वैल्यू होता है और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट इसका ये निकलता है, जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। और ये सब का जो यूनिट है और इसका जो प्रूफ है, ये सब हम लोग चैप्टर में जाकर के करेंगे। 9th क्लास का चैप्टर में डिटेल से करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो स्मॉल जी है, जिसको गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं, जिस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर गतिशील होती है, पृथ्वी की ओर खींची चले आती है कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सेंटर की तरफ, तो वो एक निश्चित गति से आता है। और दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर, यहाँ पे पृथ्वी है, ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ले लेते हैं, ये 10 केजी का है और ये ऑब्जेक्ट 20 केजी का है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे जो है कि हवा नहीं है, यानी कि वैक्यूम है, हवा का बिल्कुल मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ पृथ्वी पर आकर के गिरेगा, बिल्कुल सेम टाइमिंग। अगर यहाँ पे हवा नहीं हो यानी वैक्यूम। तो ये सब क्यों होता है और ये सब के बारे में डिटेल से भी जो है कि आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ऐसा क्यों होता है। यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, वो पृथ्वी के वो किसी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पे नहीं, बल्कि उनके बीच की दूरी पे, त्रिज्या पे डिपेंड करता है। अगर यही 20 केजी का जो वस्तु है, ये यहाँ नहीं होकर के इससे 10 मीटर के ऊपर होता और यहाँ पे होता 20 केजी का, तो ये जाहिर सी बात है कि पहले ये गिरता, बाद में ये गिरता, इनके बीच में कुछ समय का डिस्टेंस होता। तो ये सब समय का डिस्टेंस वगैरह, कितना समय का डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच और ऐसा क्यों होता है, ये सब हम लोग चैप्टर में ही देख सकते हैं। अभी ये सब का बात अभी नहीं हो सकता। यह है यूनिवर्सल, यानी कि यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि हर एक पिंड के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये बराबर मात्रा में लगता है। अब किसी वस्तु को, पृथ्वी किसी वस्तु को किस रफ्तार से खींचेगा या कोई अन्य ग्रह किस रफ्तार से खींचता है, सबका अपना अपना गुरुत्व त्वरण होता है।
कोई बड़ा ग्रह होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, और छोटा ग्रह है तो कम स्पीड से खींचेगा वो। जैसे पृथ्वी पे लैंडिंग तेज़ी से हो सकता है काफ़ी स्पीड में, लेकिन वही चांद पे जो लैंडिंग होगा वो इससे 6 गुना कम स्पीड से होगा, क्योंकि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण त्वरण वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 टाइम्स कम है, यानी कि 6 टाइम्स कम है, 1/6 है उसका, पृथ्वी का 1/6 है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि वेट और द्रव्यमान बेसिकली हम लोग किसी चीज को माप के बताते हैं कि ये 1 केजी का है, 2 केजी का है। बेसिकली हम लोग द्रव्यमान को कभी भी नहीं मापते हैं। जो वेट मशीन है वो वेट मशीन हमें किसी चीज को न्यूटन में माप के, यानी उसके भार को पहले मापता है, और उस भार को पहले समझना होगा कि भार क्या है। भार को माप करके फिर इसे कन्वर्ट करता है वो केजी में, तब जाकर के हम कहते हैं कि वो वस्तु इतना केजी का है। तो फिलहाल हम लोग भार को समझते हैं। भार यानी कि वेट, जिसको वजन भी कह सकते हैं, ये जो होता है ये mg, वेट बराबर होता है mg, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। किसी वस्तु का द्रव्यमान को उसके त्वरण से गुना कर देंगे तो हमारा जो है कि वेट निकल के आएगा। और वेट का यूनिट होता है द्रव्यमान के लिए केजी, जी के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं बल, यानी ये एफ का यूनिट होता है, बल का यूनिट होता है। और बल का खोज न्यूटन ने किया था, इसलिए इसको एन से लिखते हैं बल के लिए। उसी प्रकार से दाब का पास्कल ने बताया था, तो दाब के लिए हम लोग सीए लिखते हैं। कार्य का इसमें जूल बताया था, इसलिए उसके लिए हम लोग जूल लिखते हैं। तो ये हम लोग यूनिट चैप्टर जब फर्स्ट स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब के बारे में डिटेल्स। तो फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं 1 केजी का जो कोई वस्तु है, वो अगर पृथ्वी पे अगर कोई वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान है तो उसमें अपना वेग भी होगा, क्योंकि अगर द्रव्यमान है तो वो पृथ्वी की ओर हमेशा आकर्षित होगा, क्योंकि पृथ्वी किसी भी द्रव्यमान को अपने केंद्र की ओर खींचता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, द्रव्यमान वो उससे अगर डिस्टेंस में है या पृथ्वी पर ही रखा हुआ है तो भी वो केंद्र की ओर उस वस्तु पे बल लगाएगा, खिंचाव बल लगाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं जी, अगर उसके पास द्रव्यमान है। ठीक है, अब ये अलग पॉइंट है कि अगर द्रव्यमान ना रहे तो क्या होगा, इस पर भी देखेंगे, कभी और बात करेंगे। तो बेसिकली हर एक चीज में तो द्रव्यमान होता ही है, द्रव्यमान के बिना तो कुछ भी नहीं है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया की हर एक चीज में द्रव्यमान है, बट कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि प्रकाश में हम लोग जानते हैं कि फोटोन नामक कण से बना है, तो कण है तो इसमें द्रव्यमान होना चाहिए, बट प्रकाश में द्रव्यमान नहीं दिखता कहीं भी। तो ये एक अलग इस पर चर्चा हो सकता है, ये अलग टॉपिक है। तो फिलहाल इतना समझिए आप लोग, दुनिया के हर एक चीज में द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ उस द्रव्यमान को खींचेगा, जिसे गुरुत्व त्वरण कहेंगे। अब वो जो खींचेगा, खींचने का पावर है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको पृथ्वी का त्वरण कहते हैं। आगे अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर कोई वस्तु 1 केजी का है, 1 केजी का है, तो वो जो पृथ्वी पर जो बल लगाएगा, जिसको भार कहते हैं, भार यानी कि वेट, जिसका भी यूनिट न्यूटन होता है, और ये भी एक प्रकार का बल है। और ये बल लंबवत लगने वाला बल है, यानी कि कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी के सेंटर की तरफ बल लगाएगा, पृथ्वी के सेंटर की तरफ खींचा जाएगा, यानी एक प्रकार से पृथ्वी के सतह पे बल लगाएगा। तो इस जगह से ये भी एक बल हुआ, तो बल का यूनिट न्यूटन होता है। तो 1 केजी जो द्रव्यमान का, 1 केजी द्रव्यमान का अगर कोई वस्तु है तो वो 9.8 न्यूटन का बल लगाएगा पृथ्वी के सतह पर। अगर किसी भी वस्तु, कोई वस्तु किसी चीज में रखा हुआ है, वेट मशीन के ऊपर रखा हुआ है, वेट मशीन के ऊपर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु अगर 1 केजी का है, तो ये वस्तु को पृथ्वी, अब नीचे तो वेट मशीन कहीं पृथ्वी पे रखा हुआ है, तो पृथ्वी जो है कि इस वेट मशीन को साथ साथ इस वस्तु को भी अपने सेंटर की ओर खींचेगा। तो वेट मशीन का जो अपना वेट होता है इस जगह, वो इसमें माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि उसे भी खींचा जाता है। ठीक है, अब साथ में वस्तु को जो खींच रहा है, ये वेट माइनस नहीं होता, ये अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग होता है। तो इस जगह वेट मशीन तो बड़ा हो गया, पृथ्वी तो छोटा हो गया। समझने के लिए है सब, छोटा बड़ा वो सब समझने के लिए है। सर हम भी आ जाए एक बार। तो आ जाओ। अब इस वस्तु को खींचेगा, अब ये वस्तु वेट मशीन के ऊपर ही अपना जो है कि फोर्स लगा देगा, वेट मशीन के ऊपर ही अपना बल लगा देगा, और वेट मशीन उस बल को मेजरमेंट कर लेगा न्यूटन में, उस बल को मेजरमेंट कर लेगा न्यूटन में, क्योंकि वो पृथ्वी उस वस्तु को नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ खींच रही है, और वस्तु सेंटर की तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि वेट मशीन उसके आगे रखा हुआ, उसके नीचे ही रखा हुआ है, तो वो वेट मशीन पे ही अपना बल लगा देगा। ठीक है, वेट मशीन पे जो बल लगाएगा, और वेट मशीन उसी बल को मेजरमेंट करके बता देगा। सबसे पहले मेजरमेंट करेगा न्यूटन में, उसके बाद यहाँ से चेंज करेगा वो कि 1 न्यूटन जो होता है, न्यूटन में बताएगा 1 केजी में इतना न्यूटन होता है। जैसे कि इन्होंने मापा कि 10 न्यूटन हुआ, अगर 10 न्यूटन बताया तो हम लोग जानते हैं कि 10 न्यूटन लगभग 1 केजी के बराबर होता है। तो यहाँ से वो इसको द्रव्यमान में चेंज कर देगा, यूनिट में बता देगा कि ये 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, 1 केजी का कोई वस्तु।
इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति 60 केजी का है तो वो पृथ्वी पर 600 न्यूटन का बल लगाता है। 600 न्यूटन का उसका भार होता है और पृथ्वी पे वो सेंटर की तरफ सतह पर 600 न्यूटन का बल लगाता है। इसी तरह से तो हम लोग समझते हैं भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे डिपेंड करता है और उसके मास पे डिपेंड करता है कि कितना उसका द्रव्यमान है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है, चाहे ऑब्जेक्ट को पृथ्वी पर या चांद पे लेके जाया जाए। तो 60 केजी अगर उस वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे 60 केजी है तो चांद पे भी उसका द्रव्यमान 60 केजी होगा, लेकिन उसके द्वारा चांद पे जो बल लगेगा, जो नीचे की तरफ बल लगेगा, दबाव जिसको कि भार कहते हैं, वो वहाँ पे हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी पे उसका भार है 600 न्यूटन। तो चांद पे उसका 6 टाइम ग्रेविटी कम हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे उसका भार हो जाएगा 100 न्यूटन। लेकिन द्रव्यमान याद रहे, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। वो 60 केजी का अगर पृथ्वी पे उसका द्रव्यमान 60 केजी कैलकुलेट हुआ है तो वो 60 केजी के रूप में ही वो चांद पे भी होगा उसका द्रव्यमान, बट उसका वहाँ पे जो है दबाव पृथ्वी पे जो होगा, फोर्स जो होगा, बल चांद पे जो बल लगाएगा वो वहाँ पे 100 न्यूटन का लगाएगा। तो 100 न्यूटन के वहाँ पे बल लगेगा। तो बच्चों इसको और भी डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोग जब चैप्टर में इसका स्टडी करेंगे, अभी मेरा ऑनलाइन क्लासेस का उतना अनुभव नहीं है बच्चों, तो हो सकता है कुछ बातें आगे क्या बोलना है ये सब भूल जाते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि इसका आइडिया नहीं है। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप लोग, धीरे धीरे जैसे अनुभव होगा हमें ऑनलाइन क्लासेस का तो हम सही से चीज़ों को बता पाएंगे आप लोगों को। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में जितना भी हम बताते हैं बच्चों को पसंद आता है, और बच्चे जो है कि हम कहीं पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेते हैं और समझाते हैं बच्चों को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका थ्योरी को कंप्लीट करवाते हैं, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो है कि उस पर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद उस पर हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं, एग्जाम्पल्स करवाने के बाद ही तब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे खुद ही बना पाए क्वेश्चंस को। तो लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में तो मेरा सब चीज़ ठीक ही रहता है बताने का तरीका, ऑनलाइन में कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं। सही जा रहा है ना? रुका हुआ है क्या? सही है ना अभी तक? तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो समझाने का तरीका पसंद आ रहा है बच्चों तो कमेंट कीजिएगा, और हम चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 10th और 9th के मैथ और साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का। ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे से समझा पाते हैं बट ऑनलाइन का थोड़ा अनुभव नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों बेसिकली जब हम लोग जो है कि चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम किसी भी टॉपिक को उठा करके किसी भी टॉपिक पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका फुल डिटेल्स अभी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जब चैप्टर में हम लोग रहेंगे तब इसका डिटेल्स अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों को अगर मेरा समझाने का तरीका अगर कुछ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और ताकि हम आगे का वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर बना सकें। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब का वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, चैप्टर बाय चैप्टर। और अभी हम कहीं से भी टॉपिक को उठा के उस पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फुल डिटेल्स नहीं हो पा रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव नहीं है, इसलिए शायद कहीं मिस्टेक भी हो जाता है हमसे बोलने में। तो ऑफलाइन क्लासेस में हालांकि ये सब मिस्टेक्स नहीं होता है, वहाँ सब सही रहता है। तो यहाँ पे आइडिया नहीं है अभी तो मिस्टेक्स हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, इसमें सुधार करेंगे हम ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो कमेंट कीजिएगा। सभी चैप्टर का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे शुरुआत से, और ख़ास तरीका ये रहेगा मेरा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का सारा जो है कि फॉर्मूला जो होता है और उसका जितना थ्योरी होता है वो सभी थ्योरी को पहले लिखा देंगे, उनको समझा देंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम देंगे, एग्जाम्पल्स बनाना है, उसके बाद ही हम उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को NCERT को अटेम्प्ट करेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल भी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि NCERT में नहीं है। बट हम लोग चैप्टर जब खत्म होगा तो इन सभी क्वेश्चंस को भी अलग से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग अलग से जो है कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं सबको बनाएंगे, यानी कंप्लीट चैप्टर की तैयारी होगी। और आप लोग जुड़े रहिए, अगर अच्छा लगता है कमेंट कीजिए। तो थैंक यू बच्चों। एंड तो उम्मीद है कि अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो शुरुआत है, शुरुआत वीडियो है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, तो आप लोग बताइएगा, उसमें हम सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।